हे गाइस, कैसे हो सब लोग। ये जो वीडियो है हमारी पार्ट 2 वीडियो है सर्कुलेटरी शॉक की। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सर्कुलेटरी शॉक के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे होता है सर्कुलेटरी शॉक, उसका क्या ट्रीटमेंट हम देते हैं, ये सब हमने पहले पार्ट में डिस्कस करा है। अगर तुमने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जाकर के वाली वीडियो देखो, तब जाकर के तुमको ये वाला पार्ट जो है समझ में आएगा। और अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे लेक्चर मैं अभी ला रहा हूँ तुम्हारे लिए धीरे धीरे करके। सीवीएस का यूनिट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इसके बाद हम इसी डिस्कस करेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। तुमको अगर फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तुम ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, और मेरे को फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। वहां पे सारे अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, रील वील डालता रहता हूँ, सब यहाँ पे चलता रहता है। वहां पे थोड़ा कैजुअलनेस है अपने बीच। सो स्पेशल लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने सर्कुलेटरी शॉक क्या होता है वो देखा था, उसके क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं, हमको क्या देखने मिलता है, जो हम आंखों से देख पाते हैं क्या हमको देखने मिलता है, वो होते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन। सबका हमने पिक्चर फॉर्म में देखा था। और फिर हम आए थे अपने टाइप्स एंड कॉजेस ऑफ सर्कुलेटरी शॉक पे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। हमने 4 टाइप का सर्कुलेटरी शॉक पढ़ा था, क्या क्या? हाइपोवोलेमिक शॉक, वेसोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ये 4 टाइप के हमने शॉक डिस्कस करे थे। डिटेल्स में उनके हम गए थे पूरा कि किन किन कॉजेस से होता है और उनके भी सब टाइप्स क्या होते हैं। जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक के 5 और सब टाइप्स बनते हैं: हेमोरेजिक शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक, सर्जिकल शॉक, बर्न शॉक एंड डिहाइड्रेशन शॉक। ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। फिर वेसोजेनिक शॉक, उसके टाइप्स हमने डिस्कस करे थे, उसके क्या टाइप्स होते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है वो हमने देखा था। कार्डियोजेनिक शॉक के क्या टाइप्स होते हैं वो हमने देखा था। फिर हम आज हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक पे, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के क्या टाइप्स होते हैं, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, एम्बोलिज्म क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। कार्डियक टैम्पोनाइड क्या होता है उसको हमने समझा था। एंड लास्ट में हमने ये देखा था कि शॉक का हम देते हैं सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट। सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट शॉक के केसेस में हम, जो हमारा पेशेंट होता है उसको हम सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी जो उसके सिम्टम हमें अपियर हो रहे हैं उन बेसिस पे हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेजेस ऑफ सर्कुलेटरी शॉक क्या होते हैं, सर्कुलेटरी शॉक के क्या स्टेजेस होते हैं। तो ब्रॉडली हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करा हुआ है। पहला होता है हमारा फर्स्ट स्टेज, जिसको हम कंपनसेटेड स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज में रिकवरी पॉसिबल होती है। रिकवरी जो होती है हमारे पेशेंट की वो पॉसिबल होती है। मान लो अब इसमें क्या होता है, 10% हमारा सिर्फ ब्लड लॉस होता है, और इस 10% को लॉस को रिकवर करने के लिए किसी भी ऑर्गन में से हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अब वो मैकेनिज्म क्या है? जैसे बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म हो गया, एडीएस मैकेनिज्म हो गया, हमारा रीनल मैकेनिज्म हो गया। ये तीनों मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो ऑर्गन है वो जो भी स्ट्रेस के कंडीशन में है ड्यू टू आर शॉक, वो उससे रिकवर कर जाए, उसकी वापस नॉर्मल कंडीशन स्टैब्लिश हो जाए। ये है हमारा फर्स्ट स्टेज, या इसको हम बोलते हैं कंपनसेटेड स्टेज। सेकंड है हमारा सेकंड स्टेज और प्रोग्रेसिव स्टेज। ये हमारा ना एकदम ऐसा स्टेज है जहां से रिकवरी हो ही जाएगी, और ना ऐसा स्टेज है जो एकदम फेटल है आपके लिए, जिसमें आपकी डेथ पॉसिबल है। थर्ड स्टेज में जो होता है एकदम श्योर शॉट होता है कि आपकी डेथ पॉसिबल है, मतलब जो हमारा पेशेंट है, सॉरी, उसकी डेथ हो सकती है उस केसेस में। बट सेकेंड स्टेज का आप कुछ नहीं कह सकते, ये होने को ठीक भी हो सकता है और ये होने को आपका बिगड़ भी सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्टेज। क्लियर? एंड लास्ट है हमारा थर्ड स्टेज, या इसको हम इरिवर्सिबल स्टेज बोलते हैं। इसमें से रिकवरी हमारी पॉसिबल नहीं होती है। देयर इज नो रिकवरी, दो नो चांसेस ऑफ रिकवरी, है ना। इसमें कोई चांसेस नहीं होता रिकवरी के, एंड अल्टीमेटली जो हमारा पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। सो हमारे 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज इसी को हम कंपनसेटेड स्टेज भी बोलते हैं, सेकेंड स्टेज प्रोग्रेसिव स्टेज होता है, और थर्ड स्टेज होता है हमारा इरिवर्सिबल स्टेज। अब इनकी हम डिटेल्स में जाएं। फर्स्ट स्टेज, इसको हमने और क्या नाम दिया है? कंपनसेटेड स्टेज। कंपनसेटेड स्टेज, इसको हम और क्या बोलते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज। हमारा प्रोग्रेसिव स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज को हम प्रोग्रेसिव स्टेज बोलते हैं। इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय the early signs and symptoms of inadequate tissue perfusion। inadequate tissue perfusion यानी कि हमारा ऑक्सीजन और हमारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो इनफ क्वांटिटी में हमारे जो ऑर्गन को रिक्वायर्ड है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किन किन कारणों से? हमने सारे कॉजेस जो है, हमने सारे टाइप्स ऑफ शॉक डिस्कस करे हैं पिछले लेक्चर में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ
पहले वो वाला लेक्चर जाकर के देखो और उसमें से जो हमारा कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएंगे। इवन जो जितने मैंने सीक्वेंस वाइज अभी तक डाले हैं लेक्चर्स, आप उनको देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने एक एक कॉन्सेप्ट को उसी लेक्चर में डिस्कस करा है। आगे जाकर के उसको हम रेफर कर देते हैं, बट उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते। यूनिवर्सिटी में आपको जब लिखना होता है तो एकदम डिटेल में लिखना होता है, आपको मतलब करीबन 5 पेज लिखने ही पड़ते हैं किसी भी आंसर के लिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पिछले वाले लेक्चर जाकर के देखो, कार्डियक साइकिल का देखो, हार्ट रेट का देखो, ब्लड प्रेशर में हमने सारे जो अभी हम बैरोसेप्टर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एडीएस मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रीनल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वो सारे हमने कवर करे हैं हमारे ब्लड प्रेशर के चैप्टर में। तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो वाला जाकर के देखो आप लोग, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। सो फिर क्या होता है, 10% लॉस होता है हमारे ब्लड का। इट इज लाइक 0 to 10% हमारा ब्लड लॉस होता है, अप टू 10% लॉस है इसमें। एंड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है डिक्रीज करता है मॉडरेट। अब अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, सो मेरे को इतना पता है कि मेरे को एक तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाना पड़ेगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमारे ब्लड प्रेशर को बूस्ट करता है, उसमें ब्लड प्रेशर को हायर साइड पे पुश करता है। एंड ये पॉसिबल होता है हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम से। एडीएच हार्मोन जो है वो फ्लूइड रिटेंशन करवाएगा। फ्लूइड रिटेंशन यानी जितना भी मेरा फ्लूइड एक्सक्रीट आउट हो रहा होगा किडनीज के थ्रू, वहां से उनको वापस से एब्जॉर्ब करवाएगा एंड हमारे ब्लड में वापस डालेगा। इससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड फाइनली जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज वापस से होगा। ये सारी चीजें ऑफकोर्स मैं वापस कह रहा हूँ, ब्लड प्रेशर की लेक्चर में मैंने डिस्कस करी हुई है, वहां पे पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करा था। तुम पहले वो वाला चैप्टर जाकर के देखो, तब तुमको यहाँ पे थोड़ा समझ में आ पाएगा। अगर पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, इसके साथ कंटिन्यू करो। सॉरी, एडीएच हो गया। एडीएच के अलावा हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें से जो हमारा एंजियोटेंसिन है, स्पेसिफिकली एंजियोटेंसिन जो 2 है, वो हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहती है, इसलिए बार बार उसकी यही कोशिश रहेगी कि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो मैं उसको इंक्रीज करूं। एंड लास्टली हमारा होता है बैरोरेसेप्टर मैकेनिज्म। बैरोरेसेप्टर मैकेनिज्म जनरली इंक्रीज ब्लड प्रेशर स्टेट में होता है एक्टिवेट, बट यहाँ पे उसका ये फंक्शन होता है कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कराता है एंड सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, बैरोरेसेप्टर मैकेनिज्म, रीनल मैकेनिज्म एंड एडीएस मैकेनिज्म, ये 3 मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं हमारे बॉडी में हमारे ब्लड प्रेशर को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंपनसेटरी स्टेज में क्या क्या हमको देखने मिलता है और कौन कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट होकर के ब्लड प्रेशर को वापस से रीस्टैब्लिश करते हैं। सो 10% ऑफ ब्लड लॉस हमको देखने मिलता है। ओके, उससे क्या होता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाता है। वीनस रिटर्न क्या होता है, जितना भी ब्लड, सिस्टमिक ब्लड होता है हमारा वेन्स पे फ्लो करता है, उसको हम वीनस ब्लड बोलते हैं। एंड ये ब्लड जो होता है वापस कहां जाता है, हार्ट की तरफ जाता है सर। सो इस ब्लड में डिक्रीज आता है क्योंकि जितना भी ब्लड, क्योंकि ब्लड का लॉस हो रहा है तो उतना ब्लड वापस से आ नहीं पा रहा है। इससे जो कार्डियक आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी कमी आ जाती है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो एक कार्डियक साइकिल में निकले उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, सॉरी उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। एंड कार्डियक आउटपुट एक टाइम पीरियड तक जो हम ब्लड ऑब्जर्व करते हैं, ब्लड आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। फिर उस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर जो हमारे लाइटर वॉल्स पे ब्लड प्रेशर लगता है वो। अब ये सारी चीजें हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करती हैं, उनको बोलती हैं कि भाई सुनो दिक्कत हो गई है, हमारा जो ब्लड है वो लॉस हो रहा है और हमको वापस से ब्लड प्रेशर रिस्टैब्लिश करना पड़ेगा, वरना जितने ऑर्गन्स हैं वो फेल हो जाएंगे। जितने भी ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, ये सारे ऑर्गन जो है फेल हो जाएंगे। ये धीरे धीरे करके नेक्रोसिस की कंडीशन में चले जाएंगे। नेक्रोसिस क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है, हमारे टिश्यू की डेथ होती है नेक्रोसिस। उस चीज तक हमको नहीं पहुंचने देना है, उससे पहले इसको ठीक करना है। सो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स बोलते हैं कि ठीक है भाई, मैं देख लूंगा, मैं तेरा भाई बैठा है ना। क्या करते हैं, हमारे 3 मैकेनिज्म्स कौन कौन से, बैरोसेप्टर मैकेनिज्म, रीनल मैकेनिज्म एंड एडीएच मैकेनिज्म। बैरोसेप्टर, रीनल एंड एडीएच, ये बोलते हैं कि भाई तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बैरोसेप्टर मैकेनिज्म क्या करता है, बैरोसेप्टर मैकेनिज्म जो है नॉर्मल कंडीशंस में वैसे तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो बैरोसेप्टर का ये काम होता है कि वो सिंपैथेटिक सिस्टम को
जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करवाएगा, एंड ये सिंपैथेटिक सिस्टम फिर जाकर के वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, हमारे जो वेसल्स हैं उनका डायमीटर कम हो जाएगा। वेसल्स का डायमीटर कम होने की वजह से उनके बीच की धक्का मुक्की जो होती है, जो टेंशन होता है, जो प्रेशर होता है, वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड अगेन जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की कंडीशन में वापस है, जो नॉर्मल की रेंज होती है उसकी उस रेंज में वापस जाने लगेगा। क्लियर? और क्या करवाता है हमारा बैरोसेप्टर? बैरोसेप्टर टेकिकार्डिया कॉज कराता है। टेकिकार्डिया, व्हाट इज टेकिकार्डिया? इट इज अ सिंपली इंक्रीज हार्ट रेट। वो जो है हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है, अगेन थ्रू आ सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या काम होता है? वो चीजों को एक्टिवेट करता है, वो चीजों को और उसका रिस्पॉन्स जो होता है और बढ़ाता है। तो ये होता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का फंक्शन। टेकिकार्डिया कॉज करेगा जिससे कि हमारा कार्डियक आउटपुट वापस से इंक्रीज होने लगेगा, एंड अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? बैरोसेप्टर मैकेनिज्म। इसकी जो हमारी दूसरी डिटेल है कि जब इंक्रीज होता है प्रेशर, वो हमने जो है कवर करा हुआ है ब्लड प्रेशर के हमारे चैप्टर में, हम लेक्चर में उसमें से। फिर सेकंड होता है रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म क्या करता है? रीनल मैकेनिज्म यानी कि हमारे किडनीज में स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, और ये प्रेजेंट होती है हमारे जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये वहां से रेनिन रिलीज करवाएंगे। रेनिन इज अ हार्मोन जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। क्लियर? अभी आप इसको इतना समझ लो, ये वैसे हमने डिस्कस करा हुआ है अगेन पहले वाले चैप्टर में, एंड आगे हम जब रीनल वाली यूनिट कवर करेंगे, जब हमारी एक्सक्रीटरी यूनिट होगी, उसमें हम इसको डिस्कस वापस करेंगे डिटेल में पूरा। सो रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवाता है। एंजियोटेंसिन 1 अगेन जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय एन एंजाइम कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एसीई उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में। क्लियर? अब जो एंजियोटेंसिन 2 है उसके दो काम है। पहला उसका ये काम है, इट इज अ वेरी पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, सो इट विल कॉज व्हाट? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वो जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा क्योंकि वो एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्लियर? फिर जो उसका सेकंड फंक्शन है वो होता है एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाना हमारे रीनल ग्लैंड्स में से। क्लियर? अब एल्डोस्टेरोन क्या है? इट इज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये जो है रिटेंशन करवाएगा हमारे मिनरल्स का, यानी जो हमारा वाटर है, जो हमारे सॉल्ट्स हैं, उनका रिटेंशन करवाएगा। सेम यही काम एडीएच करता है। एडीएच का भी यही सेम काम है कि वो वाटर एंड सॉल्ट का रिटेंशन करवाए। स्पेसिफिकली जो हमारी सोडियम क्लोराइड होती है उसमें से भी सोडियम हमारे ज्यादा काम का होता है। क्लियर? सो वो जो है रिटेंशन करवाएगा, वो रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा किसका? सोडियम का एंड वाटर का। क्लियर? अब वाटर एंड सोडियम की अगर इसको मैं वापस रीअब्जॉर्ब करवा रहा हूं तो इसका इफेक्ट ये होता है कि वो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ब्लड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा, सो अगेन इट विल कॉज इंक्रीज टेंशन, इंक्रीज प्रेशर, एंड अगेन जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की कंडीशन में जाने लगेगा, वो वापस से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो क्या देखा हमने? जो कंपनसेटेड स्टेज है इसमें से रिकवरी पॉसिबल होती है क्योंकि जितने हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है वो इसमें सक्सेसफुली वर्क करता है। ये अगेन मैं ये कह रहा हूं कि ये सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में भी कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे ब्लड लॉस ज्यादा होने के कारण वो सक्सेसफुल नहीं होते। कंपनसेटेड स्टेज में ये सक्सेसफुली हमारा ब्लड रिटेंशन करवा पाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा पाते हैं, एंड पर्सन जो होता है, हमारा पेशेंट जो होता है, वो रिकवर कर पाता है। अनफॉर्चुनेटली सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। थर्ड स्टेज में तो बिल्कुल नहीं हो पाती, सेकेंड में बहुत माइन्यूट चांस होते हैं। क्लियर? ओके, सो क्या देखा हमने? ब्लड प्रेशर अगर जो हमारा ब्लड है वो लॉस हुआ, उस वजह से वीनस रिटर्न कम हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, एंड ब्लड प्रेशर कम हुआ। फिर एक्टिवेट हुआ हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म तीनों, बैरोसेप्टर, रीनल एंड एडीएस मैकेनिज्म। ओके, बैरोसेप्टर से क्या होगा? टेकिकार्डिया कॉज होगा। टेकिकार्डिया एंड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉज करवाएगा, टेकिकार्डिया इंक्रीज कार्डियक आउटपुट करवाएगा, एंड अगेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। रीनल मैकेनिज्म रेनिन रिलीज करेगा, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा। 2 जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा एंड एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा हमारे रीनल ग्लैंड्स में से। रीनल ग्लैंड्स में से एल्डोस्टेरोन जो निकला है वो वाटर एंड सॉल्ट का रिटेंशन करवाएगा। एडीएच का भी यही सेम काम है, वो वाटर एंड सॉल्ट का रिटेंशन करवाएगा, एंड ये सारी चीजें जो है अगेन इंक्रीज ब्लड प्रेशर के थ्रू
जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको वापस से इंक्रीज कर देंगी। ये था हमारा कंपनसेटेड स्टेज, उसका पूरा फ्लो चार्ट है। आप अगर फ्लो चार्ट बना के आते हो अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है, थ्योरी से उसका कोई मतलब नहीं है। फ्लो चार्ट अगर फिजियोलॉजी में उसको देखने मिल जाएंगे और बायोलॉजी में देखने मिल जाएंगे तो बहुत खुश हो जाता है। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकेंड स्टेज क्या होता है। हमारा सेकेंड स्टेज, इसको और क्या नाम देते हैं हम, प्रोग्रेसिव स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज इसको हम बोलते हैं। इसमें दूसरा नाम क्या है इसका, डिकम्पनसेटेड स्टेज भी इसको हम बोलते हैं। इसमें हमारे जितने टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा माइन्यूट सा हमें डिकम्पोजिशन देखने मिलता है। सो ब्लड प्रेशर फॉल्स टू अ लो लेवल, और भी ज्यादा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सारा जो हमारा मेजर रोल है यहाँ पे ब्लड प्रेशर का ही। अगर हम सक्सेसफुली ब्लड प्रेशर वापस मेंटेन कर पाए तो इट इज वेल एंड गुड, वरना जो पेशेंट है उसकी कंडीशन वर्स होती जाएगी। क्लियर? In the progressive state, vital organs begin to suffer from inadequate oxygen and nutrient supply। यानी कि हमारा जो टिश्यू परफ्यूजन है, जो टिश्यू परफ्यूजन है, परफ्यूजन वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। जितने ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएंगे। उस वजह से जितने भी वाइटल ऑर्गन, कौन से, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर, ये सारे जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये सफर करने लगेंगे और उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके। मायोकार्डियम स्टार्ट्स डिटेरियोरेटिंग। मायोकार्डियम क्या होती है? मायोकार्डियम इज बेसिकली द मिडल लेयर प्रेजेंट इन द हार्ट, जो कॉन्स्ट्रक्शन कॉज करवाती है। स्टार्ट्स डिटेरियोरेटिंग बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो अगेन डिकम्पोजिशन होने लगेगा, डिटेरियोरेशन स्टार्ट होने लगेगा। लॉस ऑफ ब्लड ऑल्सो कॉजेज सप्रेशन ऑफ वैसोमोटर सिस्टम। वैसोमोटर सिस्टम क्या होता है? हमने लास्ट ब्लड प्रेशर के यूनिट जो लेक्चर था उसमें पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा बहुत डिटेल में वहां पर वैसोमोटर सिस्टम डिस्कस करा है कि फाइबर्स क्या होता है, वैसोकॉन जो सेंटर होते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर होता है, वैसोडाइलेटर सेंटर होता है, उनको सेंसरी जो सेंटर होता है वो कंट्रोल करता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई है। एंड सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम का मेन काम क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाना और हार्ट रेट को बढ़ाना। क्लियर? तो ये सारी चीजें नहीं होंगी तो उस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर फॉल होता जाएगा। Thrombosis starts to develop in capillaries which results in its increased permeability and results in fluid retention in interstitial spaces। ये क्या हुआ? हमारा वेसोजेनिक शॉक कहलाए, वेसोजेनिक कंडीशन हो गई हमारी कि जितना भी हमारा फ्लूइड है ब्लड वेसल्स में निकल के टिश्यू में जा रहा है और वहां पे भर रहा है। क्लियर? ओके। अब इसका हम चार्ट देख लेते हैं। एक्यूट लॉस हुआ है 10 to 15% हमारा ऑलमोस्ट होता है इसमें ब्लड लॉस। इस वजह से सीवियरली डिक्रीज वीनस प्रेशर, वीनस रिटर्न हमारा कम हो रहा था फर्स्ट स्टेज में भी, लेकिन यहाँ पे और भी ज्यादा इसका डिक्रीज हो गया है, और भी ज्यादा ये नॉन रिकवरेबल स्टेज में जाता जा रहा है। सीवियर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट भी कम होता जाएगा एंड ब्लड प्रेशर भी कम होता जाएगा। अब इससे दो चीजें होंगी, क्या होगा? मायोकार्डियल इश्चीमिया। इश्चीमिया क्या होता है? इट इज नथिंग जस्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की जब सप्लाई नहीं होती है हमारे टिश्यू को, तो उस कंडीशन को हम इश्चीमिया बोल देते हैं। इश्चीमिया के बाद जो होता है हमारे नेक्रोसिस की कंडीशन बनती है, यानी कि टिश्यू डेथ, जो हमारा टिश्यू का डेथ होती है उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। सो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से सीवियर मायोकार्डियल इश्चीमिया होता है, जिससे कि टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। जो हमारा टिश्यू है वो हाथ पैर मारता है कि किसी तरह से मैं बच जाऊं, कुछ तो हो जिससे मैं बच जाऊं, तो उस चक्कर में वो टॉक्सिन्स रिलीज कर देता है। और टॉक्सिन्स की वजह से क्या होता है, और भी जितनी हमारी हार्ट की वॉल है हमारी, वो डिटेरियोरेट करने लग जाती है। क्लियर? एंड सेकंड क्या होता है? सप्रेशन ऑफ वैसोमोटर सेंटर। वैसोमोटर सेंटर सप्रेस हो गया, उस वजह से वैसोडायलेशन हो जाएगा, वैसोडायलेशन हो जाएगा, वैसोडायलेशन कॉज हो जाएगा। फिर वैसोडायलेशन कॉज हो गया यानी कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है उनका डायमीटर इंक्रीज हो गया। अगर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है ब्लड वेसल्स का, सो उसमें हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ज्यादा जगह है तो उससे टेंशन, उसका प्रेशर वहां पर डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। थ्रोम्बस फॉर्मेशन कैपिलरीज, हमारे जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एग्रीगेट करके ब्लॉक करने लगती हैं कैपिलरीज को, इसको हम थ्रोम्बस फॉर्मेशन कहते हैं। एंड इस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, पढ़ा था ना हमने, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है, वो होने लगता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होने लगता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, है ना? मतलब जितना आप सोच सकते हो, हमारा वैसोजेनिक शॉक बन जाएगा, हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बन जाएगा,
हमारा ब्लड लॉस तो हो रहा है, हेमोरेजिक तो हो ही रहा है। तो ये सारी कंडीशन जो है और फर्दर डिटेरियोरेट करती जाएंगी और ज्यादा वर्स करती जाएंगी हमारी कंडीशंस को। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड कैपिलरीज का, इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी में प्रेशर बढ़ जाएगा थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से, वहां पर उसको इतनी जगह नहीं मिल रही है जाने को, तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर से क्या होगा, जितना भी हमारा फ्लूइड है वो पास होने लगेगा हमारे एंडोथेलियल लाइनिंग से एंड टिश्यू में जाकर के रिटेन होने लगेगा, वहां पे रहने लगेगा। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, फ्लूइड डिफ्यूजन इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड डिक्योरेशन ऑफ अदर टिश्यूज। जितने भी हमारे दूसरे टिश्यूज है उनका डिक्योरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी हमारे अदर ऑर्गन्स है वो डिक्योरेट होने लग जाएंगे। ये था हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ कार्डियक शॉक, सॉरी सर्कुलेटरी शॉक। क्लियर? फाइनल स्टेज है हमारा थर्ड स्टेज, यानी कि इसको हम बोलते हैं इर्रिवर्सिबल स्टेज। फाइनल स्टेज है हमारा थर्ड स्टेज, इसको हम इर्रिवर्सिबल स्टेज भी बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्टरी स्टेज। इस स्टेज में अगर एक बार प्रोग्रेस कर जाता है हमारा शॉक, देन इट लीड्स टू डेथ। इसमें डेथ पक्की होती है, इसमें डेथ जो है पक्की होती है। इसमें से आपका जो पेशेंट है वो रिकवर नहीं कर सकता, आप कितना ही ट्राई कर लो, इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है इन केसेस में। सो रिफ्रैक्टरी स्टेज इज द मोस्ट एडवांस स्टेज एंड लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज ऑफ शॉक। क्लियर? सारे शॉक थ्रेटनिंग होते हैं, वो जितना प्रोग्रेस कर पाते हैं उस बेसिस पे हम इसको बोलते हैं कि कितना ज्यादा थ्रेटनिंग है। तो बॉडीज कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल, वो काम करना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन नहीं हो पाता है उनसे। एंड द डैमेज टू ऑर्गन्स बिकम्स इरिवर्सिबल, इतना ज्यादा वहां पे नेक्रोसिस बैठ जाता है। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंटिन्यूज टू डिटोरिएट, और भी ज्यादा डिटोरिएशन होने लगता है, रिजल्टिंग इन प्रोफाउंड हाइपोटेंशन, वीक और एब्सेंट पल्सेस। हमें जो पेशेंट होता है उसकी पल्स ही महसूस नहीं होती, इतना ज्यादा वीक हो जाती है। मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड हाई रिस्क ऑफ डेथ। क्लियर? Despite the treatment given, the body response is insufficient to restore the adequate perfusion and reverse organ damage. It is because of cerebral ischemia. अगर एक बार हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज है, अगर ब्रेन में इश्कीमिया प्रोग्रेस कर जाता है, वहां से जो है कंपनसेट हो पाना मुश्किल होता है, वहां से उस चीज को हम वापस इरिवर्सिबल नहीं कर पाते हैं। क्लियर? क्या हुआ इसमें, एक्यूट लॉस ऑफ मोर देन 15% ऑफ टोटल ब्लड। एक्यूट लॉस से क्या मतलब है, यहाँ पे एकदम से हमारा लॉस होगा, एकदम से। क्रोनिक लॉस नहीं है कि धीरे धीरे लॉस हो रहा है, कहीं पेप्टिक अल्सर्स के कारण लॉस हो रहा है, नहीं। एक्यूट लॉस एकदम से आपकी जो बॉडी है उसने ब्लड लॉस करा है, हमारे जो टिश्यू है उसमें से ब्लड लॉस हुआ है। सो डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, हमारा जो हार्ट है उस तक भी ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, मायोकार्डियल इश्कीमिया होगा, कार्डियक फेलियर होने लग जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करने लग जाएगा एंड ड्रास्टिक फॉल इन ब्लड प्रेशर फॉल होने लगेगा। क्लियर? फिर सेरेब्रल ब्लड फ्लो में हमारा ब्रेन है वहां तक ही ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है सफिशिएंटली, उससे इश्कीमिया कॉज हो जाएगा। वैसोमोटर सिस्टम तो वैसे ही फेल कर गया था, हमारे लास्ट स्टेज में ही फेल कर गया था वो, तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा, पूरी बॉडी के वेसल्स जो है पूरी वैसोडाइलेट कर जाएंगे। जनरलाइज वैसोडाइलेशन, यहाँ से यही मतलब। अगर मैं एक स्पेसिफिक बोलता कि एक स्पेसिफिक जगह पे वैसोडाइलेशन हुआ है तो वो अलग होता है, लेकिन जो जनरलाइज वैसोडाइलेशन है वो यानी पूरी बॉडी की जितनी वेसल्स हैं हमारी डायलेट कर जाएंगी। क्लियर? पूलिंग ऑफ ब्लड इन वेन्स, वेन्स में ब्लड भरने लगेगा एंड टिश्यूज में जाकर के फ्लूइड रिटेन होने लगेगा, उस वजह से वीनस रिटर्न जो है पूरा कम हो जाएगा, वो वीनस रिटर्न पूरा डिक्रीज हो जाएगा, वो हार्ट तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा। क्लियर? एंड फिर सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, हमारा जो है ट्राई तो करता रहेगा, वो ट्राई कर रहा है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म वर्क करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि प्रोग्रेस ना करें, लेकिन वो रिवर्स कर ही नहीं पाते हैं, वो वापस से नॉर्मल स्टेज को बिठा ही नहीं पाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन्यूल्स एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्चर्स, जितने भी स्फिंक्चर होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। वेन्यूल जो हमारी वेन होती है ना, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे ब्लड को ले तो जाते हैं लेकिन वापस रिटर्न नहीं होने। फिर वीनस ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा, मेटाबोलाइट जो है जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं टिश्यू में, वो वहां से निकल ही नहीं पाते हैं, वॉश आउट नहीं हो पाते हैं, इसका यही मीनिंग है। एंड वैसोडाइलेटर्स रिलीज हो जाएंगे, अब जितने टॉक्सिन्स है जितने केमिकल्स है वो बोलते हैं टिश्यू छोड़ो, इन सबको रिलीज करो, कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बट ऐसा नहीं हो पाता है। एंड फाइनली डायलेशन ऑफ वेन्स हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा एंड उस वजह से हमारी जो बॉडी है शॉक की कंडीशन में चली जाएगी पूरी तरह से, एंड रिकवरी इस स्टेज से पॉसिबल नहीं हो पाती है, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्लियर? सो
ये था हमारा लेक्चर, ये हमारा सेकंड लेक्चर था शॉक के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर अगर तुमने नहीं देखा है, इतना पूरा लेक्चर देखने के बाद नहीं देखा अभी तक, तो जाकर के देखो। मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोगों को जाकर के पहला लेक्चर देखो। वहां से हमारे टाइप्स एंड कॉजेस क्या होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जानना, rather than अगर एक बार को आप ये स्टेजेस छोड़ के जा सकते हो, बट जो टाइप्स एंड कॉजेस होते हैं उनको जरूर करके जाना शॉक पे। सो इसी के साथ आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपके बैचमेट्स के साथ जो है शेयर करो इस चीज को, जितना ज्यादा हो सके इसको आगे जाकर के शेयर करो, क्योंकि धीरे धीरे अभी हम बड़े हो रहे हैं, हम धीरे धीरे करके ग्रो करना चाह रहे हैं, बट आपके सपोर्ट के साथ ही ये पॉसिबल होगा। सो इसी के साथ आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।